अंजलि कुमारी, May I come in, ma'am? come in. Thank you, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, बैठिए जी। तो आपने एमएससी कर रखा है जी मैम। एग्रीकल्चर में, और अभी देख रही हूँ हाल ही में किया है। जी मैम। कहाँ से आपने किया है? मैम गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड से। जी। आपने उत्तराखंड से किए पढ़ाई। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये गोविंद पंत कौन थे जिनके नाम पे ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी है? मैम ये यूपी के फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस समय में। जी, एकदम सही है। तो मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस एग्रीकल्चर का अगर मुझे किसी लेमैन को समझाना हो कि एग्रीकल्चर क्या है, ठीक, तो आप किस तरह से समझाएंगी? मैम एग्रीकल्चर जो होता है वो कल्टीवेशन क्रॉप्स का, लाइव स्टॉक्स का, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का, बाकी जितने भी चीज फिशरीज, पिसिकल्चर या फिर मखाना कल्टीवेशन, ये सब अगर हम लोग एक जगह इंक्लूड करें तो उनको एग्रीकल्चर कहते हैं। ओके। और आपकी हॉबी है गार्डनिंग। जी। तो एग्रीकल्चर और गार्डनिंग में क्या डिफरेंस है, या फिर मैं कहूँ तो सॉरी, फार्मिंग और गार्डनिंग में क्या डिफरेंस है? फार्मिंग एक ब्रॉड लेवल की वर्ड है, जबकि गार्डनिंग एक नैरो लेवल का वर्ड है। गार्डनिंग सिर्फ छोटे एरिया में किया जाता है, इसमें फ्लावरिंग क्रॉप या वेजिटेबल क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि फार्मिंग में हम लोग कमर्शियल लेवल पे क्रॉपिंग करते हैं हमेशा। इसमें फील्ड क्रॉप्स होते हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं। गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स प्रोवाइड करती है फार्मिंग में, हाई लेवल ऑफ बजट होता है, जबकि गार्डनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, छोटे लेवल ऑफ बजट से भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं। ओके। टेरेस गार्डनिंग आपने सुना होगा। जी। मुझे उसके कोई 3 बेनिफिट बता दीजिए टेरेस गार्डनिंग के। टेरेस गार्डनिंग के एक तो हेल्थ बेनिफिट है, ओके। दूसरे इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, Okay. और तीसरा सोशल बेनिफिट है। बच्चे बाहर जा सकते हैं, क्लीन एयर में वो बैठ सकते हैं, उनको नेचर से नर्चरिंग करने की एक एबिलिटी तैयार होती है। हाँ, तो ये चलिए, अच्छी बात है। चलिए, आप सोचिए कि आपका स्पोर्ट पे सिलेक्शन हो चुका है और आप कृषि मंत्री से आपकी मीटिंग चल रही है जी। वो आपसे पूछते हैं कि मुझे बताइए कि बिहार की ऐसी 3 समस्या मुझे बताइए जिसका आप अभी तुरंत समाधान चाह रहे हैं। मैम एज अ बीएओ मैं कृषि मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो सबसे पहले क्रॉप प्लानिंग पे काम करें, हाई लेवल ऑफ वेराइटी सीड्स के किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जो भी मशीन्स आए हुए हैं वो छोटे फार्मर्स को भी उपलब्ध कराए जाए, और तीसरी फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता बढ़ाई जाए। आपने नैनो यूरिया फर्टिलाइजर कभी सुना होगा ना? जी। वो क्या होता है? मैम नैनो यूरिया जो होता है वो स्मॉल नैनो पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, 10⁻⁹ माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स से। उनकी रिटेंशन एबिलिटी सॉइल्स में ज्यादा होती है, इसलिए वो क्रॉप को अवेलेबल हो पाते हैं, फॉर द लॉन्ग टाइम वो अवेलेबल हो पाते हैं, जबकि यूरिया में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। ओके। ये मुझे बताइए, ड्रिप इरिगेशन का नाम आपने सुना होगा। जी। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? हम ड्रिप इरिगेशन माइक्रो लेवल इरिगेशन को कहते हैं। इसमें जो डिस्चार्ज लेवल होती है वो स्मॉल होती है, बबल्स या फिर स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होती है, पर वो लोकेशन स्पेसिफिक होती है, इसलिए क्रॉप रिटेंसिविटी ज्यादा हो जाती है। वेरी गुड। ये मुझे बताइए, एक तो क्लाइमेट है, आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। इस जल वायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेटिक चेंज जो हुआ है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर पे? क्या सिर्फ निगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ा है या कुछ पॉजिटिव भी पड़ा है? मैम ऐसा एज एग्रीकल्चरिस्ट हम नहीं कह सकते सिर्फ क्लाइमेट की नेगेटिव इफेक्ट पड़ी है, क्लाइमेट के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी पड़ी है। जैसे कि हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर होने के कारण अब हमारे यहाँ पे मेज की प्रोडक्टिविटी हाई हो गई है, बिकॉज ऑफ उनको हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर कंडीशन की जरूरत पड़ती है। और तो और स्पोर्ट्स मिलेट्स जो हैं वो भी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उनकी भी ग्रोथ बढ़ी है, क्योंकि फार्मर्स अब C3 क्रॉप्स लगा नहीं सकते जिनको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए वो अब कोर्स मिलेट्स के भी अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपने एमएससी किया हुआ जी है, किससे? सर मैंने एग्रोनॉमी से की है। एग्रोनॉमी। जी। तो आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम सुना आपने? जी जी जी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आपको रोल एग्रीकल्चर में क्या है?
जेनेटिक इंजीनियरिंग की अभी जो रोल है वो जैसे कि जीएम क्रॉप्स अभी बनाया जा रहा है, जैसे कि जीएम मस्टर्ड की बढ़ाई जा रही है, कॉटन बीटी कॉटन हो गया, फिर हाई पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज तैयार किए जा रहे हैं। और अभी जैसे क्लाइमेट जैसे कि हम जानते हैं चेंज हो रहा है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट वाटरलॉग रेजिस्टेंट भी वेराइटीज तैयार की जा रही हैं। ठीक है, वो सब किए जा रहे हैं, तो क्या हमारे हेल्थ पे उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं अभी आप लोग, जिसके कारण सभी सेक्टर में गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर में, जैसे आपने जीएम क्रॉप की बात किया, तो बहुत से सेक्टर में भी बैन किया गया है, Yes. क्यों? सर इस पे हेल्थ की निगेटिव इफेक्ट पड़ रही है, जैसे कि हमने बोला था ब्रीटी ब्रिंजल जो हो रही थी वो ह्यूमन की हेल्थ बेनिफिट खराब कर रही थी सर, इस तरह से सर। खराब नहीं कर रही थी, अभी क्या है कि अभी उस पर रिसर्च चल रहे हैं अभी आप लोग, और लॉन्ग टर्म के लिए करके। ओके सर। बेसिकली आप बिहार से हैं? जी सर। तो बिहार की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में तो आपको मालूम होगा, जी। तो यहाँ की बाढ़ और सुखाड़ एक समस्या है एग्रीकल्चर। जी सर। तो आप हमें बताइए कि जो उत्तर बिहार की जो समस्या जो है एग्रीकल्चर के संदर्भ में, वो साउथ बिहार की समस्या से कैसे डिफरेंट है? उत्तर बिहार की समस्या फ्लड और वाटर लॉगिंग की समस्या है, और जबकि साउथ बिहार की जो समस्या है वो प्लेट्यू रीजन है, तो वो ड्रॉट एरिया के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है उन एरियाज में। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो है, जी। ये तो बदल तो नहीं सकते, जब मैनेज कर सकते, यस। लेकिन हमें क्या है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें नॉर्थ को भी और साउथ को भी Yes. बदलना हो, Yes. तो हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में कैसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको डेवलप कर सकते हैं? सर नॉर्थ बिहार की अगर पहले बात की जाए तो क्योंकि वो वाटर लॉग्ड एरिया है, तो उसमें सबसे पहले तो अब जो राइस की वेराइटीज है वो शॉर्ट ड्यूरेशन और वाटर लॉग वेराइटीज यूज की जा सकती है, जैसे तुरंता या फिर सरोज, उन सब वेराइटीज को। और उसके साथ साथ अब सरकार जो है वो पर्ल फार्मिंग पे ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि पर्ल फार्मिंग वाटर लॉग्ड एरियाज में भी ग्रो किया जा सकता है। और मधुबनी दरभंगा जैसे एरिया में जिनमें मखाना ग्रो होता है, वहाँ पे वाटर लॉग्ड एरिया वो ग्रो किए जा सकते हैं। उससे नॉर्थ बिहार में ये हो गया। तो साउथ बिहार में ड्रॉट की समस्या है, तो वहाँ पे किसान मेज और कोर्स मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिससे बिहार भी आगे की तरफ उन्नत कर सकता है, क्योंकि अभी कोर्स मिलेट की मार्केट में भी काफी हाई वैल्यू हो चुकी है। और शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई प्रोडक्टिविटी वाले वेराइटीज राइस व्हीट के भी वो लगा के प्रोडक्टिविटी अपने आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी एक समस्या है, जी सर। और स्थानीय स्तर पे मान लीजिए ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में आपकी नियुक्ति होती है, जी। और एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपको विभिन्न प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेंगे। किस प्रकार की इसमें बेसिकली पाए जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट? सर एग्रीकल्चर में मेनली क्या होता है, जब हम लोग जो स्टूडेंट्स की अगर पहले बात की जाए तो वो बीएससी या एमएससी करने के बाद या तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जाने को रहते हैं, और बहुत कम एम्प्लॉयमेंट होती है। वो कभी भी अपनी फार्मिंग को सस्टेन करने की कोशिश नहीं करते। अगर फार्मर्स लेवल की बात की जाए तो उनके पास चूंकि कम रिसोर्स होता है, कम सर क्रेडिट या फिर इन सब की ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो वो भी हाई लेवल पर फार्मिंग नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। जी सर। पहले भारत के किसान लंबे समय से एमएसपी को लेकर लीगल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। जी सर। आपने सुना भी होगा। जी सर। यदि मान लिया जाए कि एमएसपी को लीगल स्टेटस दे दिया जाता है, इससे किसान को क्या फायदा होगा? सर एमएसपी को अगर लीगल स्टेटस दे दिया जाए तो फार्मर्स को प्राइवेट एपीएमसीज को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको ये निश्चित सर्टेनिटी मिलेगी कि उनकी क्रॉप्स जो होंगी वो गवर्नमेंट लेगी, और उनको लेनी पड़ेगी क्योंकि वो एज अ एक्ट गवर्नमेंट दे रही है। सर ये गवर्नमेंट लेकर क्या करेगी? सर गवर्नमेंट अगर देंगी तो उनको उनका प्रॉफिट मिल जाएगा, जो भी इनको इनपुट कॉस्ट लगा होगा, और उसके बाद गवर्नमेंट उसको बफर स्टॉक में भी पीडीएस सिस्टम में भेज सकती है। सवाल यह है कि पीडीएस सिस्टम का अपना एक कैपेसिटी है जी। और उसको सप्लाई करने का भी कैपेसिटी है, होने का कैपेसिटी है जी। अगर इसको हम लीगल स्टेटस बना देते हैं, अपना फसल गिरकर गवर्नमेंट करेगी क्या? कहाँ रखेगी? किसको देगी? जरूरत भी नहीं होगा बड़ा। सो ऐसा ये सही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे एक्सपोर्ट कर सकती है। और हम लोग जानते हैं इसे कि
हमारे यहाँ हंगर बहुत ज्यादा लोग हैं, सरकार पहुंचा नहीं पाती है उस जो भी उनके पास स्टॉक्स होते हैं उन चीजों को, तो अगर वो प्रॉपरली पहुंचाते तो सर उसका यूज हो सकता है। ठीक है, ये बताइए क्या भारत सरकार ईडी और सीबीआई के द्वारा यस जो विपक्षी नेताओं पर टारगेट कर रही है, जी। क्या सरकार लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है? सर ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये ईडी और सीबीआई, कॉन्स्टिट्यूशनल है? सॉरी सर, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये। ईडी एंड सीबीआई जो भी काम करते हैं वो अपने रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से करते हैं, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो लोग सर ढांचा को डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो खराब करने की कोशिश कर रही है। फिर भी जैसे कि अगर मान लिया जाए, एक संदेह तो जाता है जनता के बीच की एक ही पार्टी मतलब कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि पक्ष में ऐसा लोग नहीं होगा प्रदर्शन करने वाले, वहाँ भी हो सकता है। सर हो सकता है ऐसा होगा, तो ये सर मेनली मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहों के कारण ऐसा होता है। ऐसा मैं मान सकती हूँ कि जो रूलिंग पार्टी है उनमें भी करप्शन होगा, तो ऐसे के लिए गवर्नमेंट को एक अलग प्रावधान बनाना चाहिए जिससे उसको रोका जा, जिससे उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। सर ठीक है, आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत योजना के नाम से। जी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से भारत को 1960-70 के दशक में ले जाना चाहती है? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार 1960-70 में भारत को ले जा रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बहुत सारे लोग स्किल्ड भी हो रहे हैं और हाई एम्प्लॉयमेंट रेट हो रही है सर, उनको खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ डिपेंडेंसी की मौका मिल रहा है जो 1960-70 में ऐसा नहीं था। इवन आत्मनिर्भर भारत के मदद से एग्रीकल्चर में भी बहुत सुधार हुआ है, लोग अपना प्रोडक्शन अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फिर हम जब देखते हैं अपने फॉरेन अकाउंट को देखते हैं जब, तो फिर पता लगता है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ ही रहा है लगातार, क्योंकि घटना चाहिए था ना। अगर आप निर्भर हो रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंपोर्ट होना घटना चाहिए था, बढ़ रहा है लगातार। सर ये स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कह सकते कि तुरंत में इंपोर्ट जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा और हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर देंगे। कितना समय लगना चाहिए आप बताइए, कब जाकर इंपोर्ट करना शुरू हो जाएगा? सर जैसे ही पूरे लोग अवेयर हो जाएंगे और उनको खुद में सक्षमता दिखने लगेगी तो वो आत्मनिर्भर हो। सर मुझे लगता है 10-50 साल तो इसमें लग ही जाएंगे। ठीक है, आपने जो किया ये बताइए, यूएनएससी में सुधार को लेकर D4 जो नेशन है उसका क्या अप्रोच है? सॉरी सर, ओके, मुझे बताइए कि आप में ऐसा क्या पॉइंट है जो कि बोर्ड आपका सिलेक्शन है? मैम मैं हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, मेरे में टीम वर्क में काम करने का और मैनेजमेंट स्किल का एक अनुभव है। ओके, कोई ऐसा वीक पॉइंट है आप में जिसपे आप काम करना चाहें? मैम मुझे मेनली टाइम बाउंड काम करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर वो काम टाइम बाउंड से ऊपर चला जाता है तो मुझे थोड़ी पैनिकनेस होने लगती है, पर मैं उस काम को संभाल लेती हूँ। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए कि आपके जीवन का आज तक का सबसे खुशी वाला क्षण कौन सा रहा है? मैम मैंने जब JRF क्वालिफाई किया था एग्रोनॉमी से, वो मेरे लिए सबसे खुशी का क्षण था। ठीक है, चलिए आप कंटिन्यू संभालिए। थैंक यू सर। आ जाइए फीडबैक। आपको नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है? हाँ, और आपका जो पढ़ने का जो आपने पढ़ाई की वो आपके कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे झलक रही है। थैंक यू मैम। ठीक है, और साथ में आपका स्माइलिंग फेस, थोड़ा कभी ज्यादा स्माइल कर जा रही है, इसको थोड़ा कंट्रोल रखना है। आप एकदम एक्साइटेड हो जा रही है, यस ये क्वेश्चन आता है मुझे, तो वो थोड़ा सा अपने को कंट्रोल रखना है। बाकी पहले आपका आई कांटेक्ट नहीं बन रहा था, बाद में फिर आपको याद आया होगा तो आपने आई कांटेक्ट भी शुरू किया है, तो एक दो मौका आप और दीजिए। आपका जो है ना कि आप भूल जा रही है पॉइंट, हाँ थोड़ा सा घबराहट हो रहा है तो इसलिए। हाँ, वो इसलिए कह रही हूँ ना कि अब आपको और कुछ जरूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जैसे आप एक पहला मौका आपने दिया आज, फिर आप एक दो मौका और देंगी, तो जैसे जैसे 3-4 मौका आप देंगी ना, तो आपका क्या होगा ना, एक्सपीरियंस होगा, तो आपको पता चलेगा कहाँ कितना स्माइल करना है, कहाँ अपने एक्साइटमेंट को रोकना है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था ना ये आंसर आता है, ये मुझे तो पढ़ के आई, वो एग्रोनॉमी का था ना और मैंने कर रखा है उस सबसे। हाँ, तो बता रही ना खुशी झलक गई।
हाँ, तो उस पर कंट्रोल रखना है। और खुशी का क्षण एक एग्जाम पास करना नहीं होता है, ये बात ट्रिक क्वेश्चन होते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है। ठीक है, बाकी आपका बहुत अच्छा है, चलिए थैंक यू।